नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार भारतीय सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। कठुआ में 5 जवानों की शहादत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 1 महीने के वक्त में ही 7 आतंकी हमले, ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल है कि आतंकवादी जवानों को चारों तरफ से घेर कर हमला कर रहे हैं, ये हो कैसे रहा है? केंद्र सरकार के शांति के दावे खोखले से लगने लगे हैं। शहीद जवानों के परिजनों के विलाप को देखकर खुद को विचलित महसूस करने लगी हूं। मैं आज के स्ट्रेट टॉक के जरिए ये समझना चाहती हूं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि बदला लेंगे, ये बदला कैसे लिया जा रहा है, क्या रणनीति है सेना की और केंद्र सरकार की। तो हमारे वीर जवानों की शहादत हो गई है और इस शहादत का बदला कब और कैसे लेने वाली है सेना या फिर केंद्र सरकार? कुछ सवाल हैं इसी के साथ, और भी ये सवाल हम पहले अपने दर्शकों के सामने उठाना चाहते हैं और फिर इन्हीं सवालों पर समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। इन सवालों पर एक नज़र, जवानों की जो शहादत है इसका बदला कब और कैसे लेने वाली है, रणनीति क्या है सेना की, सरकार की, आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों दिखने लगे हैं, कठुआ को पीसफुल जोन क्यों मान लिया गया था, जबकि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी उनके घुसपैठ की और जंगलों में छिपे होने की इनपुट्स मिल रही थी। सीमा पार से जारी आतंकवाद पर सरकार की क्या रणनीति दिखती है? सुरक्षा के पैमाने पर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कितना तैयार है जम्मू कश्मीर? इन सभी सवालों को टटोलेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी, अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट, बीजेपी के प्रवक्ता लोकेश नारंग, और कोशिश करेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी नम्रता शर्मा भी जम्मू से, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में मेजर जनरल आपसे करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कठुआ की जो यहाँ पर यह आतंकवादी हमला, इसने सबको झकझोर कर रख दिया और बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को टारगेट बना रहे आतंकवादी और इतने बड़े पैमाने पर कैजुअल्टी हो जाती है। आपका क्या आकलन है? इस पूरी घटना पर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? थैंक यू नेहा कि आपने मुझे बुलाया अपने शो में। मैं सबसे पहले चाहूंगा, लेट्स नॉट पॉलिटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सिक्योरिटी का जी। हमको इसको एक पॉलिटिकल एंगल में लेके जाना है। ये मेरी स्टेटमेंट है सबसे पहले, बिकॉज इसमें फौज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो सामने आ रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको एनालाइज करना है कि ये इतने फ्रीक्वेंट क्यों हो रहे हैं और इसकी वजह क्या है और हम इन रोक क्यों नहीं पा रहे। राइट। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और आपका फोरम स्ट्रेट टॉक है, सो लेट्स टॉक। जी। इससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी फौज आज 5 लाख की है और इस फौज को देश के 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर डिपेंड करता है। और अगर लोग समझते हैं कि फौज की स्ट्रेंथ को कम के, बिकॉज ये जो अग्निवीर स्कीम आई, ये सब कुछ हमने देखा जी। 2.5-3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो इससे हमारी तकरीबन 2 लाख फौज की कम हुई। जी। और अगर हम इसको मान के चले एज अ बेस, और मैं इसलिए इससे स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, क्योंकि पहले 2 साल पहले यहाँ पे कोई इंसिडेंट्स नहीं थे, और अगर आप 2012 से आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लें इस एरिया में, जी, आप यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट की हरकत आपको दिखाई नहीं देगी। तो पहला चीज है कि जो हमने साउथ कश्मीर में अचीव किया, जी, हमारी जो ने जो एक काउंटर ग्रिड सिस्टम बनाया और एक यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर बनाया वहां पे, और ये आतंकवाद को साउथ कश्मीर में खत्म कर दिया। जी। दुश्मन को भी हमने सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर वो
कश्मीर में कुछ नहीं कर पाए, तो अभी वो ढूंढ रहे थे कि कहां से हम ये इस इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम दे पाए। और दो जब इतने साल इस एरिया में, देखिए यहाँ पर बकरवाल और गुर्जर पॉपुलेशन है जी जो हमेशा एक प्रो इंडिया और हिंदुस्तान के साथ रही। अब आपने यहाँ से फोर्सेस को मूव किया और आपने चाइना बॉर्डर पे लेके, क्योंकि वहां पे जी तो इसलिए एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपके पास 15,000 किलोमीटर बॉर्डर है, जी तो अपनी पॉलिसी को एक बार रिव्यू कीजिए। बिल्कुल की नफरी कम नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। जी पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आपने यहां से अपनी फौजें मूव कर दी, तो जो भी इंटेलिजेंस ग्रिड आपने सेटअप किया था इतने सालों से, राइट नेहा जी, मैं एज अ मिलिट्री मैन आई कैन टेल यू कि एक इंटेलिजेंस ग्रिड बनाने में, इन्फॉर्मर्स बनाने में सालों लग जाते हैं। राइट और अगर आप यहां से निकल जाते हैं और वो सारे इन्फॉर्मर्स आपके दाएं बाएं हो जाते हैं, तो उसको दोबारा बनाने के लिए आपको फौज को कुछ टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि ये फौज की नाकामी है, ये आपकी गलतफहमी है। बिकॉज जितने भी इस टेररिज्म के अगेंस्ट ऑपरेशंस होते हैं वो सारे इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। जब तक आपके पास इंटेलिजेंस रहेगी, आप कोई भी फौज का ऑपरेशन को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। सर, आर यू सेइंग कि इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन थोड़ा ढीला रह गया? नहीं, कोऑपरेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जो सोर्सेज है वो यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं। आपको उसको रिसस्टिकेट करने में टाइम लगेगा, और इसीलिए आप फौज को वक्त दीजिए, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत आइए, बिकॉज फौज डिलीवर करेगी। आप उनको वक्त दीजिए, बिकॉज देखिए जब आपने फौज यहाँ से निकाली थी, जब आपने गैप क्रिएट कर दिए, तो दोबारा से जब फौज यहाँ पे आई है, उसको इंटेलिजेंस अपने इन्फॉर्मर्स बनाने में करने में टाइम लगेगा। और लेट्स नॉट बी जजमेंटल। और इसीलिए मैं सारे पैनलिस्ट को ये ठीक है गुजारिश करना चाहूंगा कि इतनी जल्दी डिसीजन पे मत आइए। ये शुरू है, कुछ टाइम दीजिए फौज को, और फौज आपको दिखाएगी कि उसकी क्या। लेकिन इस बीच मेजर जनरल, आपने एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये कही है कि जिस संख्या में जवानों को LAC पर तैनात किया गया यहाँ से निकालकर, ये भी एक कंसर्न है। तो इस मुद्दे पर हम समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जवानों की शहादत, उनको टारगेट किया जा रहा है, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर केंद्र और सेना, जिस तरीके से मेजर जनरल ने यहाँ पर पॉइंट्स उठाए हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। और कठुआ में 5 जवानों की शहादत और कई इंजर्ड है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? एक महीने में 7 आतंकवादी हमले। जब से तीसरी बार केंद्र में NDA सरकार बनी है, तब से इन हमलों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी कह सकते हैं कि हो रही है, और लगातार टारगेट किया जा रहा है। रियासी में हमला हुआ 9 जून को, वहां पर तीर्थयात्रियों को टारगेट किया गया। उसके बाद एक एक करके हमने देखा कि सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रहे हैं आतंकवादी। सेना क्या करे, इंटेलिजेंस क्या करे, केंद्र की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए दर्शकों को लेकर चलते हैं। अनुराग सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मेजर जनरल ने जो यहाँ पर पॉइंट्स उठाए हैं, एक तो इस रीजन से जवानों को उठाकर LAC भेज दिया जाता है कि वहां पर बड़ी संख्या में तैनाती हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनका इशारा ये भी था कि कहीं ना कहीं सेना में जवानों की जो संख्या है, उस नीति को भी जरूर सरकार को टटोला जाना चाहिए। अनुराग सर। धन्यवाद नेहा, बट मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस बात पे। मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा कि एक बात आप ज्योग्राफी समझने की कोशिश करिए। जो जम्मू है, ये रीजन अलग है, और पीर पंजाल जो रेंजेस हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो उनको डिवाइड करते हैं कश्मीर से। और अगर आप देखें कि 1990 में जब आतंकवादी घटनाएं चरम सीमा पर हुआ करती थी,
उस समय कठुआ और जम्मू का एरिया थोड़ा एक्टिव हुआ करता था, लेकिन जब 2001-2002 के टाइम आया, तब तक धीरे धीरे आपने देखा कि बिल्कुल वहां पे जम्मू का पूरा एरिया सैनिटाइज हो चुका था, वहां पे कोई आतंकवादी घटना होती नहीं थी। जी सारी की सारी आतंकवादी घटनाएं पीर पंजाल के उस पार यानी कश्मीर की तरफ चली गई थी। जी और धीरे धीरे दो दशकों तक अगर आप देखें तो 2 दशक तक कोई भी घटना, मेजर घटना यहाँ पे नहीं हुई, इक्का दुक्का घटना जरूर हुई थी। तो अभी जो आप देखना चाहें कि एक ना डेस्परेशन मेजर देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो नॉर्थ कश्मीर है, जहाँ पे पीर पंजाल की अपर साइड की तरफ देखा जाए, तो आर्मी की इतनी ज्यादा सैनिटाइजेशन हो चुकी है, इतनी ज्यादा फेंसिंग स्ट्रांग हो चुकी है हमारी बॉर्डर पे, कि कोई भी आतंकवादी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और जितने भी आतंकवादी थे, पूरे हमारे इंटेलिजेंस ग्रिड इतना स्ट्रांग है कि धीरे धीरे करके सारे एलिमिनेट हो गए पिछले 10 साल के अंदर। और अगर आप पिछले 6 महीने या 8 महीने का उठा के देखें और 2019 से अगर आप देखें, तो बहुत ज्यादा घटनाओं में कमी आई है। तो लेकिन अभी सर, पाकिस्तान जम्मू रीजन हो में चुका ये है। हमले हो रहे हैं, इसीलिए कैजुअलिटी इतनी बड़ी है। ये सवाल तो इसलिए जी। उठ रहे हैं कि जब पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा चुका था, कठुआ को पीसफुल जोन घोषित किया जा चुका था, तो फिर ये इतनी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी कैसे हो गई? That's what I want to come। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पूरा साउथ कश्मीर में आ गया है, साउथ जम्मू रीजन में आ गया है, कठुआ रीजन की तरफ आ गया है। पाकिस्तान के पास कोई और औपचारिकता बची नहीं है। वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, क्योंकि नदन कश्मीर के अंदर पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ मेजर पर जनरल जो यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि सर मैं आपके पास आऊं, मैं मुकुल सर से समझना चाहती हूँ। जिन नीतियों की बात मेजर जनरल ने रखी है, मुकुल सर, आपका उस पर क्या कहना है? अनम्यूट कर ले, वी कांट हियर यू। मुकुल सर, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज नहीं आ रही मुकुल जी की। लोकेश जी से समझना चाहते हैं। लोकेश जी, आप किस तरह से उत्तर देना चाहेंगे? केंद्र ने कहा है कि हम बदला लेंगे, वो बदला कैसे लेंगे? देखिए नेहा जी, आपको राजन जी ने बड़े डिटेल में बताया है कि ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे ना तो डिबेट करी जा सकती, ना ही पब्लिक डोमेन में ये बातें करी जा सकती हैं। लेकिन बदला पब्लिक डोमेन पिछले में जो सरकार के प्रतिनिधि है वो बदला लेंगे जैसी बात तो करते हैं। देखिए, पिछले 10 साल में बदला कैसे लिया, कैसे पिछली 2019 में लिया था, ये सब जानते हैं। जी ठीक है, वो नम्रता जी की जब बारी आएगी, उनकी पार्टी के लोग कहेंगे हमें आज तक सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ नहीं मिला। यहाँ एक और होते तो वो भी कहते कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ नहीं मिला, पर ये लोग ऐसी बातें करते रहेंगे। पर ये कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू है कि हम इसमें लाइन ऑफ एक्शन यहाँ चैनल पे बैठ के नहीं बताई जा सकती कि कैसे बदला लेंगे। आपका सवाल जो है ना, मैं आपके सवाल के उसमें कह रहा हूँ कि इस पे क्या डिबेट कर सकते हैं कि कैसे बदला लेंगे। ये एजेंसीज का काम है, लेट देम डू दैट एंड वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू। तो व्हाई शुड वी आस्क कि अब तक जो इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हो रही है, तो कमियां कहाँ रह गई? देखिए नेहा जी, आप इसको इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कह सकते। अगर आप पाकिस्तान का बॉर्डर देखें तो वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर राजस्थान तक चलता है और उधर से गुजरात तक जाता है। जी, पाकिस्तान का इतना लंबा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, और इतनी ज्यादा उसमें फेंसिंग होने के बाद भी कुछ ना कुछ होता रहता है। ये कोई आज का फेलियर नहीं है। पिछले समय में जो होता तब तो प्लेन ही हाईजैक हो जाते थे। आज तो बड़े जो है वो देखो, मैं उस चीज को कहता हूं कि जो हमला हुआ है वो निंदाजनक है, और हमारे जो सैनिकों की शहादत है उसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता। पर उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है, इसको किसी फेलियर के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये अपोजिशन वालों का काम है, नम्रता जी ये चीजें कहेंगी, आप उनसे ये सुनिए और हम आपको अपना काम करने के बाद दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे भी हमने कैसे किया। ठीक है, लेकिन जो दावे केंद्र सरकार लगातार कर रही है और तीसरी बार खास करके सरकार बनने के बाद से जो हमलों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, वो चिंताएं जरूर जो है गंभीर उठा रही हैं। मुकुल जी, अगर आप मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप, मैंने जो सवाल किया था कि आप इस हमले को और जो कैजुअलिटी हुई है हमारे जवानों को, उसको कैसे देख रहे हैं? परिवारों की तरफ से जो मार्मिक तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, बहुत ही हृदय विदारक है। मुकुल सर, मुकुल सर, मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको, आपसे अनुरोध है कि आप रीज्वाइन कर ले। जी नम्रता जी, यही सवाल आपसे मेरा। जी, सबसे पहले तो मेरी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ उन वीर सैनिकों को जिन्होंने शहादत दी, और लगातार ये हमलों के तहत जिस तरह हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, उन परिवारों को मैं संवेदनाएं प्रकट करना चाहती हूँ उनके प्रति, क्योंकि जो सर्वोच्च बलिदान हमारे फौजियों ने दिया है इस जम्मू कश्मीर की धरती पे, उसका कोई मोल नहीं है। जी।
मुझे लगता जो मेजर जनरल साहब ने मेरे से पहले कहा, बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने आपको सारी डिटेल में बात की, और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से एनालिसिस करके उन्होंने आपको सारी स्ट्रेटजीज बताई। जी मुझे लगता है जिस तरह से तैनाती में बदलाव किए गए, कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर तो है। हमें ये समझना होगा कि लगातार पुलवामा के ऊपर कॉन्वाई पे अटैक होना, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी के वो आरोप लगाना, उनको हम नकार नहीं सकते। वो गवर्नर बीजेपी भाजपा एनडीए द्वारा ही जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए थे, और बड़े संगीन आरोप उन्होंने इस जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके तहत लगाए थे। जी आज इस तरह के ये घटनाक्रम बन रहा है, रियासी में श्रद्धालुओं पे अटैक होना, 10 श्रद्धालु जिस दिन वहां मोदी जी ओथ ले रहे थे उसी दिन हो जाना। देखिए अभी ये बड़ा प्रिजुडाइज कर रहे थे मेरी स्टेटमेंट्स को कि मैं क्या कहूंगी, क्योंकि ये सब करते आए 2002 से 2014 तक जब हमारी सरकार रही, यही सब भाजपा ने किया। कभी ये लाल आंख दिखाते थे और कहते थे केंद्र में बैठी सरकार बहुत कमजोर है, उन्हें चूड़ियां भेजा करते थे। आज ये जो इनके आरोप हैं, ये इसको तभी प्रिजुडाइज करके बोल पाए क्योंकि ये इस तरह के काम करते रहे। देखिए हमें अपनी सेना का मनोबल, हमें उनकी ताकत पे पूरा भरोसा है जी हमें पूरा ये भी पता है कि पाकिस्तान नर्सरी है टेररिज्म की, और पूरा आज जो विश्व है उसके द्वारा फैलाए गए टेररिज्म से ग्रसित है। जी लेकिन हम अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको बदल नहीं सकते, और उनकी ना नीयत को बदल सकते हैं, उसके नापाक इरादों को हम शुरू से ध्वस्त करते आए हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें करना चाहिए, इसकी जवाब हमें देना चाहिए, और बिल्कुल जिस तरह से हमारे फौजी मारे जा रहे हैं इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेकिन आज जो लाल आंख दिखाने का ये जो सारी चीजें हैं, आज लाल आंख दिखाने का समय आ चुका है। विदेश भ्रमण से अगर फुर्सत हो जाए प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि आज समय है कार्रवाई का, कि इस पे किस तरह से आंकलन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि ये जिस तरह से अभी मुझसे पहले जो बता रहे थे आपको यहाँ का टोपोग्राफी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये भी एक बिल्कुल एक साफ और स्पष्ट बात है कि 2002 के बाद 2014 को इस तरह की कन्विक्शन के साथ पिछली सरकार ने काम किया कि जम्मू कश्मीर से, जम्मू की धरती से इसको सैनिटाइज किया गया, बिल्कुल टेररिस्ट फ्री किया गया। और कश्मीर में भी सिर्फ साउथ कश्मीर के अंदर हम इस तरह की घटनाएं देखते थे, लेकिन लगातार इन घटनाओं में बढ़ना, टारगेट खास करके जम्मू रीजन में इन आतंकी हमलों का बढ़ना आपत्ति जताई थी। अनुराग शुक्ला जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके बयान पर उनको भी समझेंगे। तो 5 जवान शहीद हो जाते हैं, उससे पहले भी 2 जवान शहीद हो जाते हैं, एक एक करके कठुआ, डोडा, रियासी। इन हमलों को कैसे देख रही है भारतीय सेना या फिर केंद्र सरकार, और नीतियों पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर बहस और विस्तार से बहस ज़रूरी क्यों दिखने लगी है? पाकिस्तान के साथ डायलॉग को लेकर भी बातचीत हो रही है, बहस हो रही है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किन शर्तों के साथ जो चल रही है यथास्थिति इसी पर आगे बढ़ना चाहिए। मेजर जनरल के पास मैं लेकर चलना चाहूँगी दर्शकों को। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने अनुराग सर की बात पर आपत्ति जताई थी, मैं चाहती हूँ कि आपकी आपत्ति क्या है? मैंने आपत्ति नहीं जताई। ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन जी, एंड आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। तो मैं कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी तो मेरे फौजी हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो कोई इनके देखो, ही हैज दिस पर्सपेक्टिव नॉट माय पर्सपेक्टिव, और मैं इसके मैंने खड़ा किया था कि स्मूथ ऑफ पीस रेंज हम जानते हैं, हम जानते हैं मुश्किल है यहाँ पे फौजों को जब एक बार घुसपैठ हो गई और वहां गुफाएं भी हैं, तो वहां पे ड्रोन भी कामयाब नहीं रहते। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जी। 2005 में आपके 19 बटालियंस थी इंडियन आर्मी की एरिया को काटने के लिए, आज आपके पास 6 या 7 बटालियन। ऑफ कोर्स अब ये ग्रिड को और रेनफोर्स किया जी। सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। दुश्मन को अंडर एस्टिमेट आप करोगे तो आज जो हमको ये देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को नहीं मिलता है। जब आपके पास 19 बटालियंस थे यहाँ पे और आप स्ट्रेंथ 1
2/3 रिड्यूस कर दी, तो यू आर इनवाइटिंग योरसेल्फ फॉर ट्रबल, क्योंकि आपने साउथ कश्मीर में इतना मजबूत अपने सिस्टम बना के रखा कि आपने टेररिज्म को खत्म कर दिया। अब दुश्मन क्या सोचेगा? काउंटर स्ट्रेटजी सोचेगा ना जी, सोचेगा कि जहां पे आप कमजोर है मैं वहां से घुसूं। और एक टेररिज्म का एक सिंपल असूल है कि जहां पे एरिया डोमिनेशन नहीं होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि ये लोग इसका फायदा उठाएंगे। सो जी, दिस थिंग हम आपस में कोई हमारा डिफरेंस नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू का, हम बस इस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं कि कोई भी एरिया जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है जी, आप खुला नहीं छोड़ते हैं। अगर एक कॉलोनी में अगर रह रहे हैं और कॉलोनी में अगर आपने गार्ड नहीं खड़ा किया हुआ तो कोई भी उस कॉलोनी में घुस जाएगा। जी, और अगर वहां पे गार्ड होगा तो 10 बार सोचेगा कोई अंदर आने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक करेक्ट कि एप्रिसिएशन दुश्मन को कमजोर ना समझे। मुकुल जी, Yes. मुकुल जी, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और दर्शकों तक आपकी आवाज़ ज़रूर हम पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ डायलॉग को लेकर जो स्थिति बनी हुई 370 हटाने के बाद से यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान तो वो उसी बातों पर आमदा रहेगा, आतंकवाद का सीमा पार से जिस तरीके से यहाँ पर प्रसार करने की बात हो रही है, क्या इंडिया की तरफ से किसी प्रयासों में कमी आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर वाकई में शांति और अमन की बात हो रही है तो क्या डायलॉग्स के लिए भारत का रुख सही रहा है? मुकुल जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रहे। लोकेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ भारत सरकार की क्या यहाँ पर नीति दिखती है? देखिए नेहा जी, ये तो आपका वही पुराने वाला सवाल है। मैं आपको पहले सेगमेंट में भी आई एम आस्किंग ऑन डायलॉग विद पाकिस्तान। यू आर नॉट आस्किंग ऑन डायलॉग विद पाकिस्तान। जी, यू आर नॉट हैविंग एनी डायलॉग विद पाकिस्तान। ठीक है। यू ऑल नो। So it's a defense matter, it's a serious matter, जी, and it cannot be discussed like this on the channel कि what we are going to do। मैं बहन नम्रता जी को सुनता था कि वो तो 10 साल का आपका फेलियर गिना रहे थे ना। तो आप देखिए इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम सैनिकों की शहादत को पहले तो ये श्रद्धांजलि दे रही हैं, तो उसके बाद पॉलिटिकल सत्यपाल मलिक जी पे आ गई। बताइए सत्यपाल मलिक का इस केस से क्या लेना देना है? I was talking तभी about तो आप Pulwama attack. दीदी से You बात can किया you can recall देखिए what he मैं said आपकी on बात Pulwama attack. मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला था बहन जी, सुन लीजिए। देखो वो अब तकलीफ मैं होगी सुन रही हूँ, आपको सुन रही हूँ। जब मैं I'm the बोलूंगा आपको। ठीक है लोकेश जी, फिनिश योर लाइन। जी, तो आप ये देखिए ना कि आज हम इस पे कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, पर कांग्रेस की मजबूरी है क्योंकि उनकी तो जो बुनियाद है इसी से चलेगी। पहले श्रद्धांजलि देंगे फिर कहेंगे सरकार का फेलियर है। फेलियर नहीं, आप इस चीज को अप्रिशिएट कीजिए कि इतना लंबा बॉर्डर है और 15 साल में पिछले 3 टर्म में जितने फॉरेन से रिलेशन सुधरे हैं वो एनडीए की गवर्नमेंट में सुधरे हैं। आपके यहाँ पर जो हाल था वो सबने देखा हुआ है। तो मेरी आप सब इनसे विनम्र निवेदन है कि आप समय का इंतजार कीजिए, आपको जवाब भी मिलेगा। और कम से कम उस दिन स्ट्राइक के प्रूफ मत मांगिएगा कि आज बताइए जी आप कैसे घुसके आपने मारा, तो हमें सबूत चाहिए। तो मैं एक ये अपेक्षा करूंगा कि मेरी बहन जब भी अब बोलेगी तो अगली बार ये प्रूफ मांगेगी। ठीक है, ठीक है। जब नम्रता जी से मैं सवाल करूंगी तो पता चल जाएगा कि वो क्या बोलने वाली हैं। हालांकि लोकेश जी पहले से ही ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नम्रता जी क्या बोलने वाली हैं अपने बारे में। अनुराग सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर बैठी भारतीय सेना या फिर जो नीतियां बनाई जा रही हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुश्मन को हमने कमजोर समझने की कभी कोशिश करी भी नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि दुश्मन हमसे कमजोर है। ये लुका छिपी का खेल जो चला आ रहा है पिछले 3 दशकों से, 30 सालों से, इसका कोई अंत होता नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल समस्या बन गई है। आज की डेट में देखें कि 30 साल हो गए, टोटल 30 ईयर्स उसी चीज को हम खींचे जा रहे हैं। अनुराग सर, ये पॉलिटिकल समस्या आपने कही हुई, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? व्हाट इज पॉलिटिकल समस्या? जी, पॉलिटिकल समस्या ये है कि जब हमारी देश के अंदर 1 बार 2 बार 100 बार 2000 बार
आतंकवादी आए जा रहे हैं, तो इसका समस्या का अंत क्या है? मतलब हम अपने क्षेत्र को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है, हमने अभी दूसरे देश में जाके उनको उस जगह से हटाना है जहां से इनकी उत्पत्ति हो रही है। वरना ये तो कंटिन्यूसली 30 ईयर्स हो गए हैं, 30 साल चले जा रहा है। पॉलिटिकल ग्राफ को डिसीजन लेना है कि ये कल खत्म क्या करना है। दूसरा होता है कि आर्मी को जब रेस किया गया था, तो आर्मी रेस होती है एक्सटर्नल कोई थ्रेट होती है तो उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन इंटरनल थ्रेट करने के लिए एक होता है आईएस बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में सपोर्ट करने के लिए आर्मी आती है। तो एक बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया है, 30 साल हो गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। आर्मी इस चीजों के लिए नहीं बनी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, दे टेक ओवर। तो ये पॉलिटिकल समस्या है, कोई अगर आर्मी की समस्या होती तो हमने इसको मिनटों में निपटा दिया होता। लेकिन अनुराग सर, उस सवाल का जवाब भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। ये जो एलएसी पे तैनाती हुई है यहाँ से जो सुरक्षा बलों को निकालकर, क्या आप इसको कारण मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल कोई कारण नहीं है। शिफ्टिंग, जो फोर्सेस की शिफ्टिंग होती है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, वो हमारे आपके लेवल पे डिस्कस नहीं होता है। किस जगह पे कहां पे किसको शिफ्ट करना है वो सेपरेट चीज है, लेकिन हमारे पास हमेशा बैकअप प्लान्स होते हैं, हमारे पास बहुत मजबूत पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, तो हमें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कभी। ठीक है, तो भारतीय जवानों की शहादत हुई है और कठुआ में 5 जवान मारे गए हैं, शहादत को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में उनके परिजनों के जो दुख की घड़ी है उसको समझना बहुत मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन ये हृदय विदारक भी है इन जवानों की परिवारों को ऐसे विलाप करता हुआ देखते हुए। मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं मुकुल जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये कि अब तक आपने जो भी चर्चा हुई है, चाहे मेजर जनरल ने बात रखी है, अनुराग शुक्ला ने बात रखी है, लोकेश जी ने रखी है, नम्रता जी ने रखी है, क्या जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और भारतीय सेना की जो भूमिका है, अनुराग जी ने कही कि भारतीय सेना इन सब कामों के लिए नहीं बनी है जो कि जम्मू कश्मीर में लगातार वो अपनी सेवाएं दे रही है। मुकुल जी जी देखिए, सेना का काम डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और वो देश के अंदर भी काम करती है और देश के सीमाओं पे भी काम करती है। तो ये कहना गलत होगा कि कहाँ पे उसकी जरूरत है, जहां पे जरूरत रहेगी वहीं पे गवर्नमेंट उसको यूज करती है जी। और चीजों को सबसे बड़ी देखिए, दोनों सीनियर ऑफिसर रहे हैं आर्मी के, जो बेसिकली एक भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कठुआ, सांबा ये ऐसे रीजन है जहां पे 150 किलोमीटर की रेंज करीब आती है पाकिस्तान की, और ये ऐसे हैं जिसमें 1 दर्जन से अधिक नदी, नाले, गुफाएं, जंगल ऐसी चीजें हैं जिन पे फेंसिंग हो ही नहीं सकती। और ये पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहता है कि यहां से इन्फिल्ट्रेशन आराम से हो जाता है। सियालकोट, शकरगढ़, झम के इलाके, ये जो पाकिस्तान में आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आज की डेट में जो सक्रिय है वो शकरगढ़ है। और शकरगढ़ में यहाँ पे आतंकी इसी रूट से आ रहे हैं। देखिए 2 से 3 यहाँ पे जो सूचनाएं मिल रही है वो लॉन्च पैड अभी सक्रिय है। अब इंडियन गवर्नमेंट को यह देखना होगा, जैसे हम लोग को सूचना मिल रही है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि बार बार लगातार ये कह देना कि हम, चाहे वो देखिए एक पॉलिटिकली आप उससे देखिए, अभी जैसे बोला था एक मेजर जनरल साहब ने कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, लेकिन पॉलिटिकल एक विल तो चाहिए, एक पॉलिटिकली विल चाहिए कि आखिर कितने साल ये हमारे जवान मुफ्त में इस तरह से शहादत दे रहे हैं कि इसको कोई वॉर नहीं कह सकते। और ये एक अटैक है, जो हमारी सूचना है ये यहाँ के मिली भगत हुई है, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं। बेसिकली ये दिलावर इलाके में दर्जनों लोग आज से दशकों पहले पाकिस्तान जा चुके हैं, उनके जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं से ये मुखबरी हुई, और अटैक भी मुखबिर ही से ही हुआ है। पहले हैंड ग्रेनेड से पहले मूवमेंट का पता चला, फिर हैंड ग्रेनेड मारा गया और देन फायरिंग हुई। लेकिन तो कुल मिला के ये है कि सबसे पहले जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं नम्रता जी के पास जाऊंगी। जी, तो बेसिकली ये है कि जो ये दिलावर इलाके के लोग जा चुके थे, इन्हीं में से लोगों को जो अभी तक की सूचना आ रही है, इन्हीं लोगों ने ये की थी, जिससे इतना बड़ा इसीलिए सवाल मेरा ये है कि जब यहाँ से सेना का वाहन निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है, तो क्या किसी तरीके से रास्ते को सैनिटाइज किया जाता है? ये तो एक प्रोसीजर है जो कि भारतीय सेना जो करती रहती है। तो नम्रता जी, मैं समझना चाहूंगी कि लोकेश जी ने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि आप क्या बोलने वाली, लेकिन आप क्या बोलने वाली?
देखिए, मैं आपसे समय चाहूंगी, 2-3 चीजों पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी। बिल्कुल संक्षेप में, सबसे समय पहले बहुत सीमित है नम्रता जी। जी देखिए, मैं संक्षेप में कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बात को रख पाऊं। जी। जिस तरह से मेजर जनरल साहब ने सबसे पहले कहा कि अग्निवीर भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह से विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है अग्निवीर में, और जिस तरह से फिर ये तैनाती की एक बदलाव लाया गया, क्योंकि ये हमेशा से गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है और ये आज प्रतिनिधित्व का सवाल है कि जो सरकार सेंटर में रहती है वही देखती है कि किस तरह से आर्मी काम करेगी। दूसरी चीज, आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर के अंदर बना है, इंजीनियर राशिद का जीतना, वहां से जो बंदा यूएपीए के तहत अंदर है और हवाला ट्रांजैक्शन पे उस पे आरोप है, उसका वहां से जीतना, तो ये खुद नकार, ये चीज को साबित करता है कि आज भी वहां पे इस तरह के जो लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता के हैं, वो वहां सक्रिय हैं। इससे हम जो ये हमेशा से दावे करते हैं कि हमने बिल्कुल उसको टेररिस्ट फ्री कर दिया, ऐसा नहीं है। जी। तीसरी चीज मैं जो इसमें कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज जिस तरह से ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इनके पास हथियार हैं, उससे ये लोग लैस हैं। ये पाकिस्तान जिस तरह से भेज रहा है, ये इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल मुझसे पहले जो कह रहे थे, हमारा जो बॉर्डर है, नाले हैं, उसमें बिलाल नाला पड़ता है, उसी के थ्रू ये लोग अंदर आते रहे हैं। तमाम आर्मी जो यहाँ कालूचक के अंदर अटैक हुआ, जो पिछले अटैक्स भी हुए पठानकोट के अंदर, लेकिन हम जब प्रश्न उठाते हैं भाजपा के ऊपर, तब आता है जब पठानकोट के अंदर आईएसआई को बुलाया जाता है निरीक्षण करने के लिए, तो सवाल बेबुनियाद नहीं है। डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर थोड़े दिन पहले जल जो संधि के तहत 40 लोगों का डेलीगेशन आता है, दूसरे दिन डोडा के अंदर अटैक होता है। Right. तो कोइंसिडेंटली सब चीजें नहीं है। सरकार की जो पॉलिटिकल विल और कन्विक्शन है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है, और ये जो सारी चीजें आज हमें समझाने की कोशिश भाजपा करती है, ये सब चीजें तब भी थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि ओनली द वेयर नो वेयर द शू पिंचेस। ये पॉलिटिकल चीजों के साथ साथ ये गंभीर विषय है, सेना के विषय है। इनको हमारी सेना बिल्कुल बहुत ताकतवर है और सैनिक बहुत मनोबली है लड़ने के लिए, लेकिन सरकार के लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए इंडियन आर्मी को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर ये कुछ भी, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ या इस तरह के टेररिज्म के खिलाफ कोई भी कड़े सख्त कदम उठाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी विल बी द फर्स्ट वन टू। ठीक है ठीक है ठीक है। मेजर जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट यू वांटेड टू ऐड। यस, मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूं कि 1990 में राष्ट्र राइफल बटालियंस का गठन किया था, हमारा काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को मजबूत करने के लिए, और ये 65 बटालियंस हैं हमारी आज, वो साउथ कश्मीर में भी है और जम्मू और पुंछ राजौरी एरिया में भी है। और मैं इस चैनल में आपको बताना चाहता हूँ 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र और 1518 सेना मेडल, ये इस फोर्स की वजह से आज आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में चलती है। ये कौन बोलते हैं ये आर्मी का रोल नहीं है, ये बिल्कुल आर्मी का रोल है, और आर्मी का रोल देश की प्रोटेक्शन के लिए है। और ये, और जो मुकुल जी ने बोला, आई एम इन एग्रीमेंट, इट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड। You and me are not policy. It is अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। ठीक है। और ये राष्ट्र राइफल बटालियंस का जो शौर्य है, हमको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और ये जो जम्मू की वारदातें हो रही हैं, दीज आर टेम्पररी, आप देखेंगे ये स्टेबलाइज होंगी और आने वाले वक्त में सिचुएशन नॉर्मल होगी। एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिला, मैं अनुराग जी से समझना चाहूंगी, क्या जब इस तरह के आर्मी का व्हीकल निकलता है तो क्या उस रास्ते को सैनिटाइज नहीं किया जाता है? ये तो एक नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर है जो कि हमने देखा कि पुलवामा के समय में भी मिसिंग हुआ और वो आज तक नहीं पता चला कि उन सब सवालों का जवाब क्या है। अनुराग जी, बहुत ही संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा कि एक होता है टैक्टिकल और एक होता है स्ट्रेटेजिकल व्यू। टैक्टिकल व्यू है कि यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि उसको सैनिटाइज करने वाले लोग कौन है? हम ही हैं, आर्मी ही है। तो हो सकता है कि वही व्हीकल जा रहा हो जो खुद ही सैनिटाइज करने के लिए जा रहा हो, तो ऐसा प्रश्न उठाना कठिन है क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे नहीं थे। दूसरी बात है स्ट्रेटेजिकली, जो मैं बताना चाहता हूँ कि वही चीज रिपीट हो रही है पिछले 30 साल से, 34 साल हो गए हैं आज, एक ही चीज रिपीट होती जा रही है। पॉलिटिशियंस हैव टू टेक अ डिसीजन।
व्हाट इज द फ्यूचर, हमारे भविष्य क्या है, ये पॉलिटिशियन को फ्यूचर डिसाइड करना है, वरना ऐसी सिचुएशन अगले 20 साल भी चलेगी, 25 साल भी चलेगी, चलती रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता जो है अपने हाईकमान के पास ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि आखिर भारतीय सेना को किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि राजनीतिक दलों से मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस पर मंथन बहुत ज़रूरी अब हो गया है, समय की यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इसी के साथ आप सभी महानुभावों का कि आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत इसके लिए आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात, फीडबैक हम तक पहुंचाना है तो आप हमें लिखिए, ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार, धन्यवाद।